नमस्कार, मैं हूं आपका हिंदी अध्यापक। आज एक बार आपके सामने आ चुका हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9वीं कक्षा प्रथम भाषा हिंदी पाठ्य पुस्तक से तीसरा पाठ। पाठ का नाम है वृंद। यह एक कविता पाठ है। इसमें वृंद के 10 दोहे दिए गए हैं। पाठ में जाने से पहले वृंद जी का परिचय देखेंगे। कवि परिचय। वृंद जी का परिचय, केवल जीवन परिचय यहाँ पर लिखा हूं मैं। यहाँ पर देखिए, जीवन परिचय इस प्रकार है। वृंद जी मध्यकालीन युग के कवि माने जाते हैं। इनका जन्म बीकानेर के मेड़ता नामक गांव में हुआ। बीकानेर, ये बीकानेर कहाँ पर है? हाँ, राजस्थान राज्य के बीकानेर प्रांत के मेड़ता नामक गांव में 1643 में इनका जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम था वृंदावन दास। क्या नाम था? वृंदावन दास। वृंदावन भी कहते हैं। कविता लिखते समय इन्होंने अपने आप को वृंद कहकर इन्होंने यहाँ पर उनका परिचय दिया है। वृंद का पूरा नाम है वृंदावन दास। यह 10 वर्ष की उम्र में ही काशी गए थे और वहां पर उन्होंने सारे संस्कृत भाषा को सीखा और हिंदी भाषा को सीखा, कश्मीरी भाषा को सीखा। इस प्रकार वहाँ पर विद्वान बने और वहाँ से आने के बाद औरंगजेब कौन है मालूम है? हाँ, मुगल सम्राट, मुगल बादशाह औरंगजेब के दरबार में। और औरंगजेब के पुत्र का नाम है मुअज्जन। औरंगजेब के बाद में जो राजा बना था वह मुअज्जन के दोनों के दरबार में, औरंगजेब के दरबार में और मुअज्जन के दरबार में, दोनों के दरबार में राज्याश्रित कवि के रूप में उन्होंने काम किया। राज्याश्रित, राज्य की ओर से जिस कवि को आश्रय दिया गया है, राज्याश्रित कवि कहलाता है। और जब मुअज्जन के दरबार में ये कवि थे, उसी समय औरंगजेब के पौत्र का अर्थ यहाँ पर क्या होता है? ग्रैंडसन, पोता। औरंगजेब का पोता मुअज्जन का पुत्र अजीमुशान के अध्यापक के रूप में भी इन्होंने काम किया। जब अजीमुशान का अध्यापन कर रहे थे तब इन्हें अजीमुशान के साथ कई प्रदेशों में घूमने का अवसर मिला है। ऐसे घूमते घूमते इनकी मृत्यु किशनगढ़ में, कहाँ पर? किशनगढ़। ये भी कहाँ पर है? राजस्थान में ही है। किशनगढ़ में 1723 में इनकी मृत्यु हुई। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं वृंद विनोद सत्सई। वृंद विनोद सत्सई एक रचना है। नीति सत्सई ये दूसरी रचना है। भाव पंचाशिका तीसरी रचना। वचनिका और पवन पचीसी, इस प्रकार मुख्य 5 रचनाएं इनके हैं। यहाँ पर देखिए, वृंद विनोद सत्सई। सत्सई का अर्थ क्या होता है? सत्सई का अर्थ क्या होता है? सत्सई का अर्थ, जैसे तेलुगु में शतकमु कहते हैं ना, शतकमु అంటే 100 पद्याల कलईक। 100 पद्यों का समूह को शतकम कहा जाता है तेलुगु में। उसी प्रकार हिंदी में सई कहा जाता है। सई का अर्थ 100।
यहां पर सतसई का अर्थ 700, 700 दोहों का या नहीं तो पद्यों का समूह, दोहों का या पद्यों का समूह, ग्रंथ, 700 दोहों का 700 पद्यों का ग्रंथ को हम सतसई कहते हैं। मतलब यहाँ पर वृंद विनोद सतसई में 700 दोहों से भी ज्यादा है और नीति सतसई में 700 दोहों से भी ज्यादा है। इस प्रकार इन्हें नीति कवि भी कहा जाता है। आगे देखिए, आपका पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 13 निकालिए। पृष्ठ संख्या 13 पाठ्य पुस्तक के अनुसार हम वृंदावन दास जी का परिचय देखेंगे। वृंद मध्यकालीन युग के सरल सुबोध एवं प्रभावपूर्ण कवियों में प्रथम श्रेणी में गिने जा सकते हैं। उनका प्रभाव जनमानस पर उतना ही है जितना किसी मंच के कवि का श्रोताओं पर। हाँ, यहाँ पर वृंद जी के दोहों का प्रभाव, इतना प्रभाव है कि जनमानस में, जनता में इतना प्रभाव है कि एक छोटे से कवि जो श्रोतागण होते हैं, श्रोतागण का अर्थ श्रोता, श्रोता का अर्थ ऑडियंस, ऑडियंस सुनने वाले जो होते हैं, उनके ऊपर जिस प्रकार का इफेक्ट गिरता है उसी प्रकार का इफेक्ट इनकी कविताओं को पढ़ने से पढ़ने वालों पर, जनमानस पर इसका प्रभाव पड़ता है। वृंद का पूरा नाम वृंदावन था, परंतु कविता करते हुए इन्होंने अपने को वृंद कहा है। इनका पूरा नाम क्या है? वृंदावन, लेकिन कविता लिखते समय इन्होंने अपने आप को वृंद के नाम से बताया है। इनका जन्म बीकानेर के मेड़ता नामक स्थान पर हुआ था। इनका जन्म कहाँ पर हुआ? बीकानेर के मेड़ता नामक गांव में 1643 में इनका जन्म हुआ है। ये प्रांत राजस्थान में है। कहा जाता है कि वे औरंगजेब और उनके पुत्र मुअज्जन के दरबार में राज्याश्रित कवि थे। हाँ, ये भी कहा जाता है कि औरंगजेब और मुअज्जन, मुगल सम्राट औरंगजेब और उनके पुत्र, औरंगजेब के पुत्र मुअज्जन के दरबार में राज्याश्रित कवि के रूप में इन्होंने काम किया। मुअज्जन के पुत्र और औरंगजेब के पौत्र अजीमुशान के अध्यापक रहे हैं। इतना ही नहीं, औरंगजेब के पौत्र अजीमुशान के अध्यापक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। इनके साथ इन्हें अनेक स्थानों का भ्रमण करने का अवसर मिला। इनकी मृत्यु किशनगढ़ में हुई। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई? किशनगढ़, राजस्थान में 1723 में इनकी मृत्यु हुई। इनकी रचनाएं हैं वृंद विनोद सतसई, नीति सतसई, भाव पंचाशिका, वचनिका, पवन पचीसी और गायक सतसई, गायक सतसई, गायक सतसई इत्यादि। इनके साहित्य में जन सामान्य की वाणी दिखाई देती है। इनके लिटरेचर में, साहित्य में, इनकी कविताओं में सामान्य जनता की वाणी दिखाई देती है। सामान्य जनता की आवाज, पुकार सुनाई देती है। वृंद के दोहे बहुत प्रसिद्ध और प्रचलित है। इनके दोहे बहुत प्रसिद्ध है। इन दोहों में व्यक्ति अथवा समाज सुधार, जीवन आदर्शों आदि का बहुत ही सरल भाषा में वर्णन किया गया है। हाँ, इनके दोहों में किसका वर्णन मिलता है हमें? व्यक्ति का सुधार और समाज सुधार। समाज सुधार मीन्स सोसाइटी, ओके। और जीवन आदर्श, जीवन के आदर्श क्या है, इसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है इनके दोहों में। वृंद के दोहे हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है।
वृंद के दोहे क्या है? हिंदी लिटरेचर में अमूल्य, प्राइसलेस। हाँ, ये प्राइसलेस है, इनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। वृंद की रचना शैली मुक्तक काव्य है। इनकी शैली में गंभीरता और जटिलता नहीं है। इनकी काव्य में कठिनाइयां नहीं है, जटिलता नहीं है। जो कुछ कहा गया है वह हृदय स्पर्शी और प्रभावपूर्ण है। जो कुछ भी इनके कविताओं में बताया गया है वह हृदय स्पर्शी है, दिल को छू लेते हैं, और क्या है? प्रभावपूर्ण है, वेरी इफेक्टिवली सबके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। समझ में आ गया ना? और प्रस्तावना प्रसंग देखेंगे। हाँ, देखिए प्रस्तावना प्रसंग। प्रस्तावना प्रसंग के अंतर्गत यहाँ पर एक दोहा दिया गया है। दोहा इस प्रकार है, देखिए। बुरे लगत सीख के वचन, ये बेचारे आप। बुरे लगत सीख के वचन, ये बेचारो आप। करबे भेषज बिन पिए, मिटे न तन को ताप। यह एक दोहा है। इसका अर्थ देखिए, सीख के वचन हमेशा बुरे लगते हैं। सीख के वचन हमेशा बुरे लगते हैं, इसलिए लेखक कवि ने यहाँ पर लिखा है, बुरे लगत सीख के वचन, ये बेचारो आप। जैसे करबे भेषज बिन पिए। करबे का अर्थ कड़वी दवा, भेषज विष, कड़वा विष। बिन पिए हमारे तन का ताप, हमारे शरीर का तापमान, टेम्परेचर कम नहीं होता, मिटता नहीं। मतलब हमारा बुखार कम नहीं होता। जब हमें बुखार आता है तो हमें क्या करना पड़ता है? डॉक्टर के पास जाकर उनकी सलाह के हिसाब से हमें मेडिसिन लेना पड़ता है। वो मेडिसिन किस प्रकार की होती है? कड़वी होती है। टैबलेट जब हम डालते हैं तो वो टैबलेट किस प्रकार का होता है? कड़वा होता है, विष के समान होता है। फिर भी हमारे तन के ताप को मिटाना चाहते हैं तो हम कड़वे विष को पीना ही पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, प्रस्तावना प्रसंग के अंतर्गत आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं। देखिए, पहला प्रश्न, सीख के वचन कैसे लगते हैं? सीख के वचन कैसे लगते हैं? बुरे लगते हैं। नेक्स्ट, कवि की बात से आप कहाँ तक सहमत है? मैं तो पूर्ण रूप से राजी हूँ। जैसे हमें उसका उदाहरण भी यहाँ पर दिया गया है। अगर हमारे तन की ताप को मिटाना चाहते हैं तो कड़वा विष भी पीना पड़ता है। ऐसे समय हम कुछ बुरे वचनों को भी सह लेना पड़ता है। हमारे जीवन में सीख के वचन का क्या महत्व है? देखिए, इसका जवाब देखिए। हमारे जीवन में सीख के वचनों का बहुत बड़ा महत्व होता है। यदि हम इंसान बनना चाहते हैं तो हमें इनका अनुसरण करना चाहिए। जो सीख का वचन है इनको भी अपनाना चाहिए। सीख के वचन सफलता प्राप्त करने की कुंजी है। ये जो सीख के वचन, जो अच्छी बातें, अनमोल रतन, ये हमारे लिए क्या करते हैं? सफलता की कुंजी है। ये सफलता का की ऑफ सक्सेस। की, कुंजी का अर्थ की ऑफ सक्सेस। ये सीख के वचन मीन्स अनमोल वचन। ये अनमोल वचन हमारे लिए कैसे हैं? सुनने के लिए बुरे लगते हैं, आचरण करने के लिए बुरे लगते हैं, लेकिन जब हम इन वचनों का अनुसरण करेंगे, आचरण करेंगे, तो वे वचन का आचरण करने से हमें सफलता मिलती है। की ऑफ
सक्सेस। की ऑफ सक्सेस। तो समझ में आ गया ना। और हम देखेंगे पहला दोहा क्या है। देखिए यहां पर पहला दोहा इस प्रकार है, नेकी पै फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बरनत युद्ध में नहीं सिंगार सुहात। हाँ, इसको रागयुक्त इस प्रकार पढ़ा जाता है। देखिए, नीकी पै फीकी लगे बिन अवसर की बात, नीकी पै फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बरनत युद्ध में नाही सिंगार सुहात। तो ऐसे ही इसका भावार्थ क्या होता है, देखिए, नीकी पै फीकी लगे बिन अवसर की बात। बिन अवसर की बात, जो बिना अवसर के बात करना कैसा लगता है, अगर ठीक रहने पर भी, नीकी पै मतलब ठीक रहने पर भी वह फीकी लगती है, मतलब अच्छा नहीं लगता। कोई बात हमें अगर अच्छी नहीं लगती तो फीकी लगती है कहते हैं। फीकी लगने का अर्थ क्या है, टेस्ट ना रहना, अनटेस्ट, रुचि ना रहना, जायका ना रहना। अगर हम करी में थोड़ा सा नमक या मिर्च कम हो गया तो हम माँ से डायरेक्ट कह देते हैं कि आज का सालन अच्छा नहीं बना। ऐसे ही बिन अवसर की बात भी, अगर हम कहने की बात अच्छी भी हो, इम्पोर्टेंट ही हो, लेकिन वह दूसरों को अच्छी नहीं लगती। समझ में आ गया ना। उसका एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने दूसरे पंक्ति में लिख रहे हैं, जैसे बरनत युद्ध में नहीं सिंगार सुहात। जैसे, जिस प्रकार बरनत युद्ध में, युद्ध का वर्णन करते समय, युद्ध वातावरण के समय, जब हम महाभारत युद्ध का एक्सप्लेन कर रहे हैं, ऐसे समय नाही सिंगार सुहात, श्रृंगार के बारे में बातें करेंगे या नहीं तो बीच में श्रृंगार के वचनों को कहेंगे, श्रृंगार का एक्सप्लेन करेंगे, तो यह अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता, सुहाता नहीं। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर वृंदावन दास जी मौका देखकर समय के हिसाब से बात करने के लिए कहा है, समय के अनुसार हमें बातें करने के लिए कहा है। भावार्थ देखिए यहाँ पर एक बार, वृंद का कहना है कि बिना अवसर के कोई भी बात शोभा नहीं देती, बिना अवसर के किए जाने वाली कोई भी बात शोभा नहीं देती। बे मौके पर बोले जाने वाली श्रेष्ठ बात भी बेकार कहलाती है, उसका कोई औचित्य नहीं होता, उसका कोई वैल्यू ही नहीं होता। बिन अवसर की कोई भी बात अच्छी नहीं लगती। जिस प्रकार युद्ध के वर्णन के बीच में श्रृंगार वर्णन शोभा नहीं देता, उसी प्रकार बिन अवसर की बात, कोई भी कही गई बात नहीं सुहाती। इसलिए हमें समय और संदर्भ के अनुसार बात करनी चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, हम पहले पाठ में, कबीर के पाठ में भी हम पढ़ चुके हैं कि एक ही अक्षर, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो हम उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर स वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए हम सिंगार सुहात, इसको हम क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार। क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। किसको,
सिंगार सुहात, ये शब्द को, ये दो शब्दों को मिलाकर इन शब्दों में अनुप्रास अलंकार का उपयोग हुआ है, इस प्रकार कहते हैं। समझ में आ गया ना? हाँ, आगे के दोहे हम कल के पाठ में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरे अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।